अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम खुराक की ट्रांसपोर्ट के बारे में तफ़सील से जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ेंगे खुराक की ट्रांसपोर्ट के बारे में। खुराक किस तरह से पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की जानिब जाती है। खुराक की ट्रांसपोर्ट के लिए पौधे में जो खास किस्म का टिश्यू पाया जाता है वो फ्लोएम टिश्यू है। फ्लोएम टिश्यू खुराक को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की जानिब लेकर जाता है, यानी खुराक की ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो खुराक की ट्रांसपोर्ट का जो जिम्मेदार टिश्यू है पौधे के अंदर वो है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू पौधे में खुराक की ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे में जो खुराक बनती है वो फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान बनती है। पत्ते के जो सेल्स हैं, ये आप पत्ता देख सकते हैं। इस पत्ते के जो अंदरूनी सेल्स हैं इनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। बारहा हम इन सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, ये मेसोफिल सेल्स, इन्हीं मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक बनती है। वो जो फोटोसिंथेसिस के दौरान मेसोफिल सेल्स में खुराक बनती है, पौधा उस खुराक को रेस्पायरेशन के अमल में एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। जबकि रेस्पायरेशन के अमल के बाद जो बकिया खुराक होती है, मेसोफिल सेल्स में मौजूद बकिया खुराक रेस्पायरेशन के अमल के बाद उस बकिया खुराक को, शुगर को या ग्लूकोज को सुक्रोज में तब्दील कर दिया जाता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली जो खुराक है वो शुगर की शक्ल में होती है, वो ग्लूकोज की शक्ल में होती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली खुराक जो कि ग्लूकोज की शक्ल में होती है, उसमें से कुछ खुराक को पौधा रेस्पायरेशन के अमल में एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। बकिया जो शुगर या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बचते हैं रेस्पायरेशन के अमल के बाद, मेसोफिल सेल्स में उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को सुक्रोज में तब्दील कर दिया जाता है और पौधे में खुराक की ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की शक्ल में ही होती है। ये आपने याद रखनी है। ग्लूकोज की शक्ल में खुराक की ट्रांसपोर्ट नहीं होती। वो जो बकिया ग्लूकोज बचता है रेस्पायरेशन के अमल के बाद, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बनने वाला ग्लूकोज है, बहुत सारा ग्लूकोज रेस्पायरेशन के अमल में इस्तेमाल हो जाता है। बकिया ग्लूकोज को मेसोफिल सेल के अंदर ही सुक्रोज में तब्दील कर दिया जाता है और वो जो सुक्रोज है, उसी सुक्रोज को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो पौधे में खुराक की ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की शक्ल में होती है। पौधे में खुराक की ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की शक्ल में होती है। बॉटनी में खुराक की ट्रांसपोर्ट के लिए एक हाइपोथेसिस, कई सालों की मुतालिया के बाद एक हाइपोथेसिस, एक मफरूज़ा बनाया गया। वो मफरूज़ा वज़ाहत करता है कि पौधे के जिस्म में किस तरह से खुराक की ट्रांसपोर्ट होती है। तो वो वाला मफरूज़ा, वो वाला हाइपोथेसिस जो पौधे के जिस्म में खुराक की ट्रांसपोर्ट की वज़ाहत करता है, उस हाइपोथेसिस को, उस मफरूज़े को प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म कहते हैं। तो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या है? ये साइंसदानों का कई सालों के मुतालिया के बाद बनाया गया एक मफरूज़ा हाइपोथेसिस है, जो पौधे के जिस्म में खुराक की ट्रांसपोर्ट की वजाहत करता है, जो ये बताता है कि किस तरह से खुराक पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की जानिब जाती है। तो वो हाइपोथेसिस या मफरूज़ा प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म कहलाता है। तो पहले हम यहां पर प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की तारीफ लिख लेते हैं। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म,
तो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या है? इस मैकेनिज्म के मुताबिक, इस मफरूजे के मुताबिक, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक जो खुराक है वो सोर्स से सिंक की जानिब ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, इनकी तारीफें अभी हम पढ़ते हैं। पहले आप प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की तारीफ लिख लें। इस मैकेनिज्म के मुताबिक, इस मफरूजे के मुताबिक खुराक की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? इसके मुताबिक खुराक की ट्रांसपोर्ट हमेशा सोर्स से सिंक की जानिब होती है। अब ये सोर्स क्या है, सिंक क्या है, इसकी तफसील भी हम प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की तारीफ लिखने के बाद करते हैं। तो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या है? इसके मुताबिक इस हाइपोथेसिस के मुताबिक, हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूजे को, साइंसदानों का बनाया हुआ जो मफरूजा होता है, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक खुराक सोर्स से सिंक की जानिब ट्रांसपोर्ट होती है। तो पहले हम ये जान लें कि सोर्स क्या होता है और सिंक क्या होता है, और फिर देखेंगे कि कैसे सोर्स से सिंक की जानिब खुराक जाती है। तो पहले हम जान लेते हैं सोर्स क्या है। सोर्स, सोर्स ऐसा हिस्सा है पौधे के जिस्म का, वो वाला हिस्सा जिस हिस्से में खुराक मौजूद होती है और वहां से खुराक दूसरे हिस्सों की जानिब बरामद की जाती है। तो सोर्स क्या है, हम इसकी तारीफ लिख लें। ये पौधे का वो वाला हिस्सा है जहां से खुराक पौधे के दूसरे हिस्सों की जानिब बरामद होती है। तो सोर्स क्या है? ऐसा हिस्सा जहां से खुराक पौधे के दूसरे हिस्सों की जानिब बरामद होती है, यानी दूसरे हिस्सों की जानिब जाती है। तो जिस हिस्से से खुराक दूसरे हिस्सों की जानिब बरामद होती है, जाती है, उसे हम सोर्स कहते हैं। या फिर जहां खुराक जखीरा हो, या फिर जहां खुराक जखीरा हो, वो वाला हिस्सा जहां पर खुराक जखीरा होती है, स्टोर हुई होती है या जखीरा हुई होती है, उस हिस्से को भी हम सोर्स कहते हैं। तो सोर्स क्या है? पौधे के जिस्म का ऐसा हिस्सा जहां से खुराक दूसरे हिस्सों की जानिब बरामद होती है, दूसरे हिस्सों की तरफ बरामद होती है, या फिर जहां खुराक जखीरा हुई हुई होती है पहले से, उसे हम सोर्स कहते हैं। इनकी सोर्स की मिसालों में हम लिखेंगे पत्ता। सोर्स की मिसालों में पत्ता आ जाएगा। हम जानते हैं कि पत्ते में फोटोसिंथेसिस होती है और पत्ते में ही खुराक बनती है। तो खुराक पत्ते से पौधे के दूसरे या बकिया हिस्सों की तरफ बरामद होती है। तो पत्ता एक सोर्स है क्योंकि यहाँ से खुराक दूसरे हिस्सों की जानिब बरामद होती है, क्योंकि यही खुराक बनती है। या फिर स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन भी सोर्स की एक मिसाल है। स्टोरेज ऑर्गन, तो ये स्टोरेज ऑर्गन ऐसा ऑर्गन होता है जहां पर खुराक जखीरा हुई होती है पहले से। सोर्स हमने जाना सोर्स क्या है और उसकी मिसालें भी पढ़ी। अब हम सिंक के बारे में पढ़ेंगे। सिंक, तो सिंक क्या होता है? सिंक क्या है? पौधे का ऐसा हिस्सा जहां पर मेटाबॉलिज्म चल रहा हो। मेटाबॉलिज्म यानी जहां पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, या वो वाला हिस्सा जहां पर ग्रोथ हो रही हो, यानी जिस हिस्से की नशोनुमा हो रही हो, साइज में इजाफा हो रहा हो। या फिर
ऐसा हिस्सा जहां पर खुराक जखीरा हो रही होती है, ना कि हुई होती है, बल्कि अभी जखीरा हो रही होती है वहां पर, ऐसे हिस्सों को हम सिंक कहते हैं। तो सिंक क्या है, इनकी हम तारीफ लिख लेते हैं। ऐसा हिस्सा पौधे का जहां मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, जहां मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है या खुराक जखीरा हो रही होती है, या ग्रोथ यानी नशोनुमा ग्रोथ हो रही होती है। ऐसे हिस्सों को सिंक कहते हैं। तो सिंक ऐसा हिस्सा है जहां पर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, या फिर जहां पर खुराक जखीरा हो रही होती है, या फिर जहां ग्रोथ हो रही होती है। और इन्हीं हिस्सों को दर हकीकत खुराक की जरूरत होती है। जहां पर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसी हिस्से को खुराक की जरूरत होती है, इसलिए इन हिस्सों की तरफ खुराक लाई जाती है। तो वो वाले हिस्से जहां मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, या जहां ग्रोथ हो रही हो, या जहां खुराक अभी जखीरा हो रही होती है, ऐसे हिस्से को सिंक कहते हैं। और खुराक हमेशा सोर्स से सिंक की जानिब ट्रांसपोर्ट करती है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के मुताबिक। ये हमने पढ़ा था। तो अब आपको ये तारीफ प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की समझ आ गई होगी सोर्स और सिंक के बारे में जानने के बाद। सिंक की हम कुछ मिसालें भी लिख लेते हैं। सिंक की मिसालों में ट्यूबर्स है, इसके अलावा नमू पाते हुए फल और पत्ते, ट्यूबर्स नमू पाते हुए फल और पत्ते। नमू पाते हुए फल और पत्तों का मतलब ये है ऐसे फल और पत्ते जो अभी बन रहे होते हैं, जिनकी अभी नमू यानी वो बन रहे होते हैं, नमू हो रही होती है। तो ये सिंक की मिसालें हैं। और स्टोरेज ऑर्गन यानी जहाँ खुराक ज़ख़ीरा हो रही होती है अभी, वो भी सिंक की मिसालें हैं। तो हमने सोर्स और सिंक के बारे में पढ़ा, और खुराक हमेशा सोर्स से सिंक की जानिब ट्रांसपोर्ट होती है। इस मैकेनिज़्म को प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म कहते हैं। और जो सिंक है, सिंक की एक और मिसाल जड़ या जड़ें भी हैं। जड़ें भी सिंक की मिसालों में आ जाता है। और आपने ये बात याद रखनी है, स्टोरेज ऑर्गन जो कि मैंने सोर्स की मिसाल में लिखा था, स्टोरेज ऑर्गन ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ खुराक ज़ख़ीरा शुदा होती है, यानी पहले से ही ज़ख़ीरा हुई होती है, या वहाँ खुराक ज़ख़ीरा हो रही होती है। ऐसा ऑर्गन जहाँ पहले से ही खुराक ज़ख़ीरा शुदा हो, यानी ज़ख़ीरा हो चुकी हो, या फिर ऐसा ऑर्गन जहाँ पर खुराक ज़ख़ीरा हो रही हो, वो ऑर्गन स्टोरेज ऑर्गन कहलाता है। स्टोरेज ऑर्गन की मैं आपको एक मिसाल दूंगा। वो है चिकंदर की जड़ें। जो चिकंदर की जड़ें हैं वो खुराक को ज़ख़ीरा करती हैं। उनमें जो खुराक ज़ख़ीरा होती हैं वो खुराक ज़ख़ीरा होने के बाद कुछ अरसे बाद दूसरे हिस्सों की जानिब बरामद भी की जाती है।
स्टोरेज ऑर्गन ऐसा ऑर्गन होता है जो खुराक को ज़ख़ीरा करने के बाद दूसरे हिस्सों की जानिब बरामद करता है। ऐसे ऑर्गन को स्टोरेज ऑर्गन कहते हैं। तो स्टोरेज ऑर्गन क्या है, हम इसकी तारीफ लिख लें, ऐसा ऑर्गन जो खुराक को ज़ख़ीरा करने के बाद दूसरे हिस्सों की तरफ बरामद करता है, ऐसा ऑर्गन स्टोरेज ऑर्गन कहलाता है। जैसा कि चुकंदर की जड़ें, चुकंदर की जो जड़ें होती हैं वो ग्रोथ के पहले साल के दौरान खुराक को ज़ख़ीरा करती है, और ग्रोथ के दूसरे साल के दौरान वो जो जड़ें हैं उनमें पहले साल के दौरान जो खुराक ज़ख़ीरा हुई होती है, दूसरे साल के दौरान वहाँ से खुराक उस चुकंदर से निकलने वाली नई शूट्स को मिलती हैं। नई शूट्स की ग्रोथ के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। तो ये हमने स्टोरेज ऑर्गन की मिसाल पढ़ी। अब खुराक कैसे सोर्स से सिंक की जानिब आती है, गौर फरमाइएगा। ये जो पत्ता है ये सोर्स की मिसाल है, क्योंकि यहाँ से खुराक दूसरे हिस्सों की जानिब बरामद होनी है और यहीं पर खुराक बनती है फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान। इस पत्ते में जो आपको ये सेल्स नज़र आ रहे हैं ये मीज़ोफिल सेल्स हैं। पत्ते के जो अंदरूनी सेल्स हैं उन्हें मीज़ोफिल सेल्स कहते हैं और यहीं पर फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक बनती है। अब पत्ते के अंदर ये खुराक मौजूद है सुक्रोज की शक्ल में। ये खुराक के मॉलिक्यूल्स हैं सुक्रोज की शक्ल में। खुराक बनती तो ग्लूकोज की शक्ल में है, लेकिन ग्लूकोज रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है और बकिया जो ग्लूकोज बच जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाला, वो सुक्रोज में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये जो मेसोफिल सेल्स में आपको सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए फ्लोएम में आएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जो एनर्जी के जरिए होती है। ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी इस्तेमाल हो, जो एनर्जी के बगैर नहीं हो सकती, उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये जो सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये पत्ते के मेसोफिल सेल से या सोर्स के मेसोफिल सेल से निकलकर पहले आएंगे फ्लोएम में। जैसे ही फ्लोएम में, ये जो फ्लोएम की आपको ट्यूब नजर आ रही है इसे सीव ट्यूब भी कहते हैं। ये जो फ्लोएम की आपको ट्यूब नजर आ रही है इसको सीव ट्यूब भी कहते हैं। तो ये जो सीव ट्यूब है इसमें सुक्रोज की शक्ल में खुराक आ जाएगी। जैसे ही सीव ट्यूब या फ्लोएम में खुराक या सुक्रोज आ जाएगी तो सुक्रोज की मिकदार या कंसंट्रेशन शुगर की यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से ये साथ ही फ्लोएम की ट्यूब के साथ आपको जो जाइलम की ट्यूब नज़र आ रही है जिसमें पानी होता है, और ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जाइलम में पानी मौजूद होता है। तो जैसे ही यहाँ पर सोल्यूट या सुक्रोज की कंसंट्रेशन या मिकदार बढ़ जाएगी, तो हमने पढ़ा है कि पानी हमेशा उस इलाके की तरफ जाता है जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो जैसे ही फ्लोएम में सोल्यूट की कंसंट्रेशन या सुक्रोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो जाइलम में मौजूद पानी अपने साथ मौजूद फ्लोएम की सीव ट्यूब में चला जाएगा। पहले यहाँ पर सुक्रोज आया, सुक्रोज ने यहाँ पर आकर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। जैसे ही यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ी तो पानी ऑस्मोसिस के जरिए, ऑस्मोसिस का मतलब है पानी का ऐसी जगह से जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो उस जगह जाना जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। यहाँ पर सुक्रोज सोल्यूट के तौर पर अमल करेगा तो पानी फ्लोएम ट्यूब में जाएगा जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है। तो जैसे ही पानी फ्लोएम की ट्यूब में आएगा साथ मौजूद जाइलम ट्यूब से, तो यहाँ पर पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो गया। पानी का यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो पानी इस खुराक को, जो कि सुक्रोज की शक्ल में है, इस खुराक को प्रेशर के साथ, चूंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है फ्लोएम के ऊपर वाले हिस्से में, सीव ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से में, तो पानी प्रेशर के साथ इस खुराक को नीचे की जानिब लेकर जाएगा।
इसका बहाव नीचे की जानिब। कहाँ? जहाँ सिंक मौजूद है। ये वो सिंक है जहाँ पर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, यहाँ जहाँ पर खुराक ने ज़ख़ीरा होना है या जहाँ पर ग्रोथ हो रही है। तो ये सुक्रोज़ प्रेशर के साथ, और वो प्रेशर सुक्रोज़ पर किसने लगाया? ज़ाइलम से आने वाले पानी ने। तो प्रेशर के साथ ये जो खुराक है सुक्रोज़ की शक्ल में, ये सोर्स वाले इलाका से सिंक वाले इलाका के करीब आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, ये जो खुराक सोर्स वाले इलाका के करीब थी, वो सिंक वाले इलाका की तरफ आ चुकी है। किसके ज़रिए? पानी के ज़रिए। और पानी बड़े प्रेशर के साथ उस खुराक को सोर्स से सिंक की तरफ लेकर आया। इस अमल को प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म कहते हैं। फ्लो का मतलब है बहाव। प्रेशर यानी प्रेशर के साथ बहाव। तो खुराक का बहाव हुआ प्रेशर के साथ, और किसने प्रेशर लगाया? पानी ने। अब ये जो खुराक यहाँ पर आ चुकी है सिंक के करीब, ये खुराक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सिंक में चली जाएगी और वहाँ पर जाकर ज़ख़ीरा हो जाएगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, एनर्जी के ज़रिए। जैसे ही खुराक सिंक में चली जाएगी, तो यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन, सुक्रोज़ की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो पानी जो इस फ्लोएम ट्यूब में था, वो दोबारा से ज़ाइलम ट्यूब में चला जाएगा। तो ये हमने पढ़ा प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म, और आपने देखा कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म में जो खुराक है, वो पानी के ज़्यादा प्रेशर वाले इलाका से पानी के कम प्रेशर वाले इलाका यानी सिंक की तरफ आती है। यहाँ पर पानी का प्रेशर कम हो जाता है जब खुराक सिंक में चली जाती है। तो ये आज हमने खुराक की ट्रांसपोर्ट या प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म पढ़ा। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पौधे की पानी की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो ब्रासिका का छोटा पौधा है, वो जो ब्रासिका का छोटा पौधा होता है, वो अंदाजे के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक, वो 5 घंटे में अपनी शूट के बराबर वज़न में पानी इस्तेमाल करता है। यानी जितना उसकी शूट का वज़न होगा, 5 घंटे में वो उस वज़न के बराबर पानी इस्तेमाल करेगा। अगर यही उसूल जो पौधों में है, हम पर लागू किया जाए, तो तकरीबन हम तकरीबन 1 घंटे में 3 गैलन पानी पिएँगे। तो आज हमने खुराक की ट्रांसपोर्ट के बारे में तफसील से जाना। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ा कि पौधे के जिस्म में खुराक की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। फ्लोएम टिश्यू पौधे के जिस्म में खुराक की ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है। और हमने आज सोर्स और सिंक के बारे में भी जाना, और प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म जो कि एक हाइपोथेसिस है पौधे के जिस्म में खुराक की ट्रांसपोर्ट का, उसके बारे में भी तफसील से जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।